Good morning, everyone. I welcome you at the platform of Mandarin Academy, and let's discuss today's the important editorial जो इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर आए हैं. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्विच टू द टॉपिक्स. सबसे पहले देखते हैं आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो क्लाइमेट चेंज को लेके था. क्लाइमेट चेंज से आप सभी अवेयर हैं कि ये कितनी एक ग्रेव सिचुएशन है. यहाँ पे जो एडिटोरियल आया था वो रिसेंटली जो COP29 के अंदर जो हमारा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको लेकर के जो भी रिसेंटली हमारी बाकू के अंदर COP29 की मीटिंग हुई थी. बाकू कहाँ पे है आपका? अजरबैजान में है. और अजरबैजान वो कंट्री है जिसकी कैस्पियन सी से आपकी बाउंड्री टच होती है. ठीक है, तो कैस्पियन सी से लगने वाली इस कंट्री के अंदर उन्होंने COP29 ऑर्गेनाइज किया था. अब ये एडिटोरियल ये बात करता है कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत हमारा मेन एम क्या है कि हम क्लाइमेट चेंज को, जो कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल था आपका, जो आपका प्री इंडस्ट्रियल लेवल था, उस प्री इंडस्ट्रियल लेवल से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उस टेम्परेचर में 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा आगे ना बढ़ने दें, और हद से हद हमको इसको 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने तक इसको रोकना है. ये तो हमारे मेन एम है. ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन की कहानी इतनी है, और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है वो देख लेंगे. पहले थोड़ा सा आर्टिकल क्या कहना चाहता है, हम क्यों इस पर डिस्कस कर रहे हैं. तो हुआ क्या, हम जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन का जो सबसे बड़ा कोप था वो कोप आपका पेरिस के अंदर हुआ था साल 2000. COP21 जो कि आपके कहाँ पे हुआ? पेरिस के अंदर, जिसको हम पेरिस क्लाइमेट डील भी कहते हैं. पेरिस क्लाइमेट डील कहते हैं. और ये जो COP21 हुआ था साल 2015 में, यहाँ से जो मुख्य बातें निकल के आई थी उसी से हमें एक उम्मीद बनी थी कि हम क्लाइमेट चेंज की फाइट के अंदर कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं. अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इस पेरिस पैक्ट के अंदर जितनी बातें थी उन बातों का ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है. यहाँ पे इस एडिटोरियल में लेखक यही कहना चाहते हैं कि हमने ये देखा है कि जो कमिटमेंट की गई थी पेरिस के दौरान, उन कमिटमेंट में से बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो उसके आसपास भी नहीं फटक रही है. और इवन राइटर ने ये तक कहा है कि जो इन्होंने अपने इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, आखिर ये क्या है, चलो एक सीक्वेंस से समझते ताकि हम आपको लिंक कर पाऊंगा. सबसे पहले आप ये देखो, 1972 की बात है. स्वीडन के अंदर, जिसकी कैपिटल स्टॉकहोम है, स्टॉकहोम के अंदर ये 1972 के अंदर एक मीटिंग हुई. उस मीटिंग के अंदर राष्ट्र के अध्यक्ष ने भाग लिया, राष्ट्र के अध्यक्षों ने भाग लिया. इसका मतलब हेड ऑफ द स्टेट आए थे यहाँ पे, जिसके अंदर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो भी हो सकता है वो थे. और ये जो मीटिंग हुई 1972, इस समय इनको लगा कि हमें पर्यावरण के लिए कोई इंपॉर्टेंट काम करने चाहिए. ठीक है, और ये मीटिंग कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 5 जून 1972 को. इसीलिए इस मीटिंग की इतनी इंपॉर्टेंस थी कि 5 जून को हम क्या मनाते हैं? हम पर्यावरण दिवस या इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं. और इसी 1972 का मीटिंग का असर दुनिया पे पड़ा. तो उसी के तहत विश्व के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बन के आई, जिसके अंदर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम ये आपका उस टाइम बना था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ आपका? नैरोबी के अंदर है. और इसके अलावा यदि आप बात करो, इसके अलावा भारत की तरफ से उस टाइम हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, तो इन्होंने वहाँ पे गए थे और उन्होंने काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था. और जब वो वापस अपने राष्ट्र आए, भारत आए, तो उस वक्त काफ़ी निर्णय लिए गए पर्यावरण को लेकर के, इन्वायरमेंट को लेके, इकोलॉजी को लेके, बायोडाइवर्सिटी को लेके. तो उस वक्त उन्होंने फिर, आप जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आया था. वाटर एंड पॉल्यूशन जो एक्ट है वो आया था 1973 के अंदर. एयर पॉल्यूशन एक्ट आया था. तो ये चीज़ें दिखाती है कि इसकी कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस थी 1972 के इस 5 जून के इवेंट को. तो यहाँ तो ये इन लोगों को एक थोड़ी सी अवेयरनेस हुई कि पर्यावरण के क्षेत्र में सभी राष्ट्रों को काम करने की आवश्यकता है. और ये पहला एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन था, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन था, जिसमें हमें दिखाई दिया कि विश्व के बहुत सारे राष्ट्र एक साथ इकट्ठे होकर के इन्होंने इसमें प्रयास किया है. ठीक है, अब 1972 के बाद क्या हुआ? 20 साल निकल गए. 20 साल निकलने के बाद इन लोगों ने 1992 के अंदर जो आपकी ब्राज़ील की कैपिटल है, सॉरी ब्राज़ील की कैपिटल नहीं है, रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो के अंदर इन्होंने 1992 के अंदर एक और समिट बुलाया. ये भी इसी से ही जुड़ा हुआ था और 20 साल हो चुके थे. तो ये जो समिट हुआ रियो के अंदर, ये जो रियो के अंदर समिट हुआ, इस समिट की इतनी इंपॉर्टेंस थी कि हमने इसको अर्थ समिट बोला.
क्योंकि हमें उम्मीद थी कि इस समिट के माध्यम से हम विश्व को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और इस 1992 के समिट की इतनी इंपॉर्टेंस थी कि यहाँ से कुछ बड़े एजेंडा निकल के आए, बहुत सारे कोलैबोरेशन हुआ, विश्व ने आपस में एक अच्छा संगठन का से कार्य करते हुए चीज़ें दिखाई, और वहाँ से कुछ संस्थागत हमें प्रक्रियाएं देखने को मिली, जिसके अंदर सबसे पहली बात है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये उस वक्त निकल के आया था 1992 के अंदर। तो यहाँ पे ये बातें हुई थी 1992 के अंदर, और इसको फिर एक्ट के द्वारा पारित किया गया यूएनएफसीसी को। तो ऑलमोस्ट 1994 के अंदर ये विश्व के अंदर लागू हो गया था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये 1994 के अंदर विश्व के अंदर एक बॉडी बन गई थी। और आप जानते हैं कि हम जब बात करते हैं किसकी, क्योटो प्रोटोकॉल की, क्योटो प्रोटोकॉल, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो आई थिंक कोप थर्ड के अंदर हुआ था, ये यूएनएफसीसी का ही था, और ये 1997 के अंदर इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना एक असर पड़ा, क्योंकि ऑलमोस्ट 196 कंट्रीज हैं जो इसका मेंबर हैं। किसके? ऑलमोस्ट 196 हैं वो, 196 कंट्रीज किसके मेंबर हैं? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के। तो इतने सारे राष्ट्रों के साथ में सामंजस्य बना के जो काम करने में 2-3 साल तो विश्व के स्तर पर लग जाते हैं। तो ये हुई। इसके अलावा यूएनएफसीसी के अलावा आपने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, जो जैव विविधता को बचाने के लिए प्रयास है, उसके लिए भी आपने यहाँ पे कन्वेंशन साइन किया। और इसके अलावा आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बाट ऑफ डेजर्टिफिकेशन, जो मरुस्थलीकरण, रेगिस्तीकरण हो रहा है, उसको बचाने के लिए जो आपने संस्थागत प्रयास किया, वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बाट ऑफ डेजर्टिफिकेशन। मेरा आपसे ये जरूर कहना है कि जो नाम मैंने अभी बोले, इनको आप लिटरली हिंदी में ना लें, आपको इसमें इंग्लिश में भी आना चाहिए। कई बार देखा गया है हमारी जो प्रशासनिक सेवाओं के अंदर कि इनका डायरेक्टली आपके इंग्लिश में भी नाम आ जाता है, इवन आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। और इन्वायरमेंट को लेके जितनी अवेयरनेस होनी चाहिए प्रशासनिक अधिकारियों की, क्योंकि आप जानते हैं आज के टाइम में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है डेवलपमेंट वर्सेज प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। और क्या बोलते हैं हम? बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी संधारणीय हमारा विकास। उसकी अवधारणा क्या है कि आप इस प्रकार रिसोर्सेज को इस्तेमाल करो कि जो आने वाली हमारी भविष्य की पीढ़ियां हैं, उन पीढ़ियों के लिए हम पर्याप्त संसाधन बचा के रख सकें। ऐसा नहीं कि सब कुछ हम ही कंज्यूम कर ले। तो आप इनसे ये समझिए कि आज का जो प्रशासन है, वो प्रशासन, जैसे हम, अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस में जाते हो तो वहाँ पे आपको डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन दिखता है। तो आपको ये भी समझना है कि जो प्रशासन के अंदर आपको इन्वायरमेंट की अवेयरनेस भी होनी चाहिए, और इसीलिए हमारे सिलेबस के अंदर इन्वायरमेंट भी होता है। और प्रिसाइसली जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का सिलेबस है, उसके अंदर हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर, राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर और इंडियन ज्योग्राफी के अंदर, तीनों के अंदर आपके इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं वो डायरेक्टली मेंशन है। तो ये चीज़ क्या दिखाती है? ये चीज़ दिखाती है कि इन्वायरमेंट की कितनी वहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 3 बड़े इवेंट्स निकल के आए, 3 ऐसी संस्थाएं बनी जो आज भी प्रासंगिक है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके बाद यूएनसीबीडी और यूएनसीसीडी। तो आप, और जो यूएनएफसीसी की मीटिंग होती है वो हर साल होती है। किसकी मीटिंग हर साल होती है? यूएनएफसीसी की मीटिंग आपकी हर साल होती है, एवरी ईयर इसकी मुलाकात होती है। और जो जब इसमें लीडर्स आके मिलते हैं उसको हम कोप से जानते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कि जो भी इसमें राष्ट्र इसके भाग हैं वो सारे इसमें शामिल होंगे। वैसे के वैसे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इसकी 2 साल के अंदर होती है। और कम्बाट डेजर्टिफिकेशन है, इसकी भी 2 साल के अंदर होती है। और रिसेंटली अगर आपने फॉलो किया हो करंट अफेयर्स को भी, और जो हमने प्रीलिम से पहले कुछ डिस्कशन किया था, क्लासरूम वगैरह में डिस्कस हुआ ही था, लेकिन उसमें हमने एक संस्थागत रूप से जो इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं, कोप हैं, और जो हमारी रीजनल बॉडीज़ हैं, उनके बारे में बात की। तो मैंने बताया था कि ये इन दोनों के रिसेंटली अभी कोप 16 हुए थे। कोप 16 ही यूसीबीडी का हुआ था, और कोप 16 ही आपका कन्वेंशन ऑन कम्बाट डेजर्टिफिकेशन इसका भी हुआ था। क्लियर है? अब जो यूएनएफसीसी का था तो 29 आपका बाकू में हुआ, जिसकी बात अभी हमने ऊपर करी, और कोप 30 होगा वो आपका ब्राज़ील के अंदर होने वाला है। ठीक है, ये तो हो गई इसके कोप की बात। इसके अलावा इसी 1992 के जो इवेंट से एक और संस्था निकल के आई, और संस्था नहीं था, वो प्रयास था, जिसको हमने एजेंडा 21 कहा। क्यों कहा एजेंडा 21? हमारी इस सदी को दिखाता है। हम जानते हैं कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो 21वीं सदी के लिए उन्होंने बोला क्या एजेंडा होना चाहिए, क्या प्रयास होना चाहिए, तो वो इसमें दिखाता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से निकल गई? 1992। और 1992 के बाद हमने प्रयास किए, इन सब की मीटिंगें चलती रही, और फिर भी इसके बाद भी हम मिलते रहे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने वहाँ सब कुछ छोड़ दिया। और इन सब के बाद जो एक आपको इंपॉर्टेंट और याद रखना है कि 1992 के बाद हम मिले तो 2002 में भी थे, जोहान्सबर्ग के अंदर ये सबमिट हुआ था। जोहान्सबर्ग कहाँ है आपका? साउथ अफ्रीका के अंदर है। परंतु 2012 में जो 20 साल के बाद एक बड़ा सम्मेलन हुआ, और ये भी रियो डी जेनेरियो में हुआ, इसलिए हम इसको रियो
प्लस 20 भी कहते हैं, या अर्थ प्लस 20 भी कहते हैं, क्योंकि इसको हमने अर्थ समिट नाम दिया था या फिर इसको रियो समिट नाम दिया था। तो इसके 20 साल बाद जो आपने सम्मेलन किया था किसका, पर्यावरण के लिए, उसको हम रियो या प्लस 20 या अर्थ प्लस 20 भी कहते हैं। ये एक चेन था, इस चेन के अंदर हम कहाँ हैं, यहाँ पे, और इसमें हम कहाँ पे हैं, यूएनएफसीसी। हमारा आज का पूरा कंप्लीट टॉपिक यूएनएफसीसी के ही बारे में रहेगा, क्योंकि इसके आगे हम इसमें और कंटूर्स को नहीं खोलेंगे, वरना डिस्कशन बहुत लंबा हो जाएगा। अब यूएनएफसीसी की कुछ कोप्स होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट कोप्स को हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा। जैसे इसके नीचे हम फॉलो कर लेते हैं। हाँ, तो अगर हम यहाँ बात करें यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और इसके अंदर रिसेंटली मैंने आपको बताया कोप 29 हुआ था बाकू में। हम अब आपको ये समझना होगा, अगर हम इसके यूएनएफसीसी के कोप्स की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट जो कोप इसकी मीटिंग हुई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की, वो कोप 3 था, और वो कौन सा था, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो कहाँ है, ये जापान के अंदर है। जापान के शहर के नाम पे ही हमने इसको क्योटो प्रोटोकॉल दिया, क्योंकि हमने वहाँ बातें करी थी कि हमने कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए थे पर्यावरण को कैसे हम बचाएंगे, कैसे काम करेंगे, तो इसीलिए हमने इसको क्योटो प्रोटोकॉल नाम दिया। क्योटो प्रोटोकॉल में किया क्या हमने, क्योटो प्रोटोकॉल में हमने एक कंसेप्ट दिया जिसको हम बोलते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसको आपको फुल फॉर्म अच्छे से इंग्लिश में आनी चाहिए, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इस कंसेप्ट को समझना है, बहुत सिंपल है, कोई टफ नहीं है। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड, इसमें जो इन्होंने ये वर्ड लिखा है ना, डिफरेंशिएटेड, सॉरी कॉमन, कॉमन का मतलब यहाँ पे यही है, इस कॉमन का मतलब ये है कि जो पर्यावरण की समस्या है ये संपूर्ण विश्व के लिए क्या है, एक समान है। सारे विश्व के लिए पर्यावरण एक समस्या है, क्योंकि जो आपका इन्वायरमेंट का इंपैक्ट पड़ेगा वो सभी राष्ट्रों के ऊपर पड़ेगा। क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमने कहा ये विश्व की एक ग्लोबल समस्या है और ये कॉमन एक प्रॉब्लम है। लेकिन हमने इसको डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों कहा, क्योंकि देखिए विश्व के अंदर कैसी कैसी कंट्री है, कुछ हैं जो डेवलप हैं, कुछ हैं वो डेवलपिंग है, कुछ लीस्ट डेवलप हैं, कुछ आपकी अंडर डेवलप हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरीज है। तो विश्व के जो बड़े बड़े इसमें जो अलग अलग कंटूर्स बन रखे हैं, तो आप देखिए जैसे भारत है, उसकी जो पर कैपिटा इनकम है वो, यानी कि पर कैपिटा इनकम नहीं, मैं आपको ये कहूँ कि अगर हम इसको डॉलर के आंकड़ों में देखें तो करीब करीब 2000 के आसपास, $2000 पर एनम पर मैन, जो हमारी ये एक जो हमारी पर कैपिटा इनकम है। ठीक है, और आप यही सोचें डेवलप कंट्री में चले जाएंगे तो वहाँ $40,000 पर मैन पर एनम मिलेगा। तो इतना डिफरेंस है। तो अब क्या है, उन्होंने ये कहा कि इन डेवलप कंट्रीज ने तो अपनी वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कर ली, उन्होंने तो जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, बीच का जीडीपी का जो मेन कंट्रीब्यूशन है, उसके पूरे के पूरे उन्होंने मजे ले लिए, उनकी जो इकोनॉमी है फ्लोरिश कर गई, वहाँ डेवलपमेंट आ गया, लोगों की आकांक्षाएं पूरी हो गई। परंतु प्रॉब्लम तो इन लोगों की है ना, जो डेवलपिंग है, जो लीस्ट डेवलप है, अंडर डेवलपमेंट है, तो इन्होंने तो कुछ किया नहीं। तो आपने उस वक्त इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन करके, ये कहने का मतलब क्या था, ये ग्लोबल नॉर्थ को बोल रहे थे, और ग्लोबल नॉर्थ से तात्पर्य कौन सा है, एक तो मेन तौर पे आपकी वेस्टर्न कंट्रीज और इसके अलावा आपका यूएसए। बोला इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने ऑलरेडी डेवलप कर लिया। जब इन्होंने डेवलपमेंट किया है तो इन्होंने क्या है, इन्होंने कार्बन एमिशन किए हैं। भाई जब आपने ऑलरेडी पहले डेवलप करके कार्बन एमिशन कर दिया, पर्यावरण को खराब कर दिया, तो उसकी जिम्मेदारी आप इन राष्ट्रों पर कैसे डाल सकते हो। तो उन्होंने बोला कि हम मानते हैं, तो इन सभी राष्ट्रों ने जब इकट्ठे हुए क्योटो में, तो उन्होंने बोला हम मानते हैं ये प्रॉब्लम कैसी है, कॉमन है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, अलग अलग, डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। यानी कि जो विकसित राष्ट्र है उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है, और जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, वो उन्हें सहयोग करेंगे, उनको फंड्स देंगे, बहुत सारी चीज़ें। तो ये बातें कहाँ उठ के आई, क्योटो प्रोटोकॉल में, और विश्व ने माना कि हम सब इसके लिए प्रयास करेंगे। इसीलिए इसको बोला गया कि जो क्योटो प्रोटोकॉल था ये एक तरह से बाइंडिंग था विश्व के ऊपर, और इसके अंदर उस वक्त यूएसए भी था, कनाडा भी था, सभी ने साइन किए। लेकिन हुआ क्या, जो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के अंदर साइन हुआ, और होने के साथ इसको लागू होना था 2005 के बाद। लेकिन जब इसको लागू होना था तब यूएसए ने क्या किया, इसको रेटिफाई नहीं किया। और जब तक आप किसी ग्लोबल कन्वेंशन को रेटिफाई नहीं करोगे तो वो आपके लिए बाध्यकारी नहीं है। अभी मैंने बोला ये बाइंडिंग था क्योंकि इसके रूल्स ऐसे थे कि आपको ऐसा काम करना ही है। उसके बाद तो जितने भी पर्यावरण के सम्मेलन हुए उसमें ये कहा जा रहा है कि हाँ आप अपनी इच्छा से क्या कर सकते हो वो बताइए, लेकिन उस वक्त ये था क्योटो प्रोटोकॉल में कि आपको ये करना ही होगा। तो यूएसए ने उसलिए उस टाइम हाँ बोल लिया, लेकिन उसने रेटिफाई नहीं किया। जब वो रेटिफाई नहीं किया तो लीगली वो उसके लिए बाउंड नहीं है। और साल 2012 में कनाडा इससे बाहर निकल गया। अब प्रॉब्लम क्या थी कि यूएसए के निकलने से इतनी प्रॉब्लम क्यों आई भाई,
196 कंट्रीज बता रहे हो आप इसका पार्टिसिपेट थे, उसमें से 2 कंट्री के निकलने से होता क्या है। अब आप ये समझो, जब हमने बात की कार्बन एमिशन की, जब आप कार्बन एमिशन की बात करते हो तो कार्बन एमिशन के अंदर विश्व के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे आज हाईएस्ट एमिटर कौन है, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस को अपने यहाँ प्रदूषित, अपनी चाहे वो इंडस्ट्री से हो चाहे वो एग्रीकल्चर से हो, जो एक राष्ट्र के ऊपर से निकल रही है, उसमें कौन है। तो हाईएस्ट नंबर पे आज है चाइना, सेकेंड नंबर पे कौन है, यूएसए, और थर्ड नंबर पे कौन है, भारत। तो ये विश्व के 3 बहुत बड़े ग्लोबल कार्बन के एमिटर्स हैं जो कार्बन एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यूएसए से निकल गया, और जो विश्व का सबसे बड़ा सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, और वो ऐसा भाग रहा है 1997 में जब वो डेवलप हो रखे हैं, भाई उस वक्त तो चाइना भी डेवलप हो रहा था। और भारत की स्थिति तो आप जानते हैं 1997 में कैसी थी, क्योंकि हमारे पास तो ग्लोबल सैंक्शन लगे हुए थे, क्योंकि 1998 के अंदर ही हमने ये पोखरण ब्लास्ट किया था, और 1991 के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चल रहे थे, तो कंडीशन तो खराब थी भारत की। तो इन चीज़ों से आपको ये समझना होगा कि यूएसए से बाहर निकल गया, ठीक है। अब यूएसए के बाहर निकलने से ये वीक हो गया, वीक होने के बाद ये तो मामला ठंडे रास्ते में चला गया। जब बातें काम बनी नहीं, तब आता है हम सीधे COP21 के अंदर। उसके बीच में प्रयास हुए, लेकिन कोई ऐसा प्रयास नहीं था जो हम कह सके इतना बुनियादी प्रयास था कि विश्व के अंदर कोई क्लाइमेट चेंज की लड़ाई के अंदर इफेक्ट ला सके। तो COP21 हुआ, और COP21 कहाँ हुआ, ये हुआ पेरिस के अंदर। अब पेरिस वेस्ट के अंदर है जापान, और वो क्योटो कहाँ था, ईस्ट जापान के अंदर है। तो उस वक्त इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ली नहीं, लेकिन जब पेरिस के अंदर ये मीटिंग हुई तब इनको एहसास हुआ कि नहीं, हमें कुछ करना होगा। तब यहाँ पे पेरिस के अंदर पेरिस क्लाइमेट डील हुई। बहुत फेमस डील है, बहुत फेमस डील है। आप इसके अगर कंटूर्स को समझें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेरिस क्लाइमेट डील के अंदर जो कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात तो पहले थी, वो तो रखी, लेकिन यहाँ पेरिस क्लाइमेट डील में आने के बाद बोला गया कि देखो ऐसे तो काम चलेगा नहीं, तो एक काम करते हैं, हम इन राष्ट्रों को ऑप्शन देते हैं कि आप अपने तरीके से बताओ आप क्या हेल्प कर सकते हो। इसीलिए हमने कंसेप्ट दिया इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। इसका फुल फॉर्म भी लिख लो, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे CBDR बहुत इंपॉर्टेंट टर्म थी, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, CBDR, वैसे ये इंपॉर्टेंट टर्म थी। तो वैसे कि वैसे आपकी INDC भी इंपॉर्टेंट टर्म है। फर्क इतना है कि CBDR आपका क्योटो प्रोटोकॉल में निकला था, और INDC आपका पेरिस के अंदर। और ये कौन सा को था, COP21 कब हुआ, 2015 में। अब जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल था, उसकी जो टाइमलाइन थी वो कब से कब तक लागू होने की थी। क्योटो प्रोटोकॉल को हमने बोला था कि 2005 में लागू होगा, और 2012 तक इसकी फर्स्ट फेज चलेगी। किसकी, क्योटो की बात कर रहा हूं मैं। और इसकी सेकंड फेज की हमने बात की थी क्योटो प्रोटोकॉल की, वो चलेगी 2012 से 2020 तक। अरे हमने इतना ही भविष्य उस वक्त सोच के रखा था कि 2020 तक हम ये कर लेंगे, उसके बारे में हमने बात नहीं किया। तो जब हम 2015 के अंदर यहाँ जब पेरिस में इकट्ठा हुए हैं, 2015 में हम कहाँ इकट्ठे हो गए, पेरिस में, तो हमारे पास 2020 के बाद तो कोई फ्यूचर ही नहीं ना, हमने आगे करना क्या है। तो पेरिस में आके बात करी कि 2020 से हम इस पेरिस क्लाइमेट डील को लागू करेंगे, और यहाँ पे इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो राष्ट्र बताएगा उसके हिसाब से उसको काम करना है। और इसी पेरिस की मीटिंग में हमने कहा कि भाई किसी ने घोषणा कर दी कि मेरे ये इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, इसका मतलब क्या है। कोई राष्ट्र कहेगा मैं एमिशन को इतना कम कर रहा हूँ, कोई कहेगा मैं कार्बन का इतना बड़ा सिंक बना रहा हूँ, कोई कहेगा कि मैं फॉसिल फ्यूल में इतना उत्पादन करूंगा, हम इतनी रिन्यूएबल एनर्जी में करेंगे, इतने अफॉरेस्टेशन करेंगे। आप मुद्दा समझो, मैं पर्टिकुलर कंट्री वाइज नहीं जा रहा हूं, क्योंकि हम बड़ी थीम को समझ रहे हैं। जब हम INDC की बात कर रहे हैं, इस INDC को आपने बोला और हमने मान लिया, ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज बोल रहा है कि हमने मान लिया, आपने बोला आप कर रहे हो, लेकिन क्या ये तो एक बार बोल दोगे तो ऐसे चलेगा, तो नहीं। तो इन्होंने बोला हर 5 साल के बाद, आफ्टर एवरी 5 ईयर्स आपको क्या करना है, आपको अपने जो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है उसका इनहांस वर्जन लेके आना, और इसको आगे बढ़ाना है, इसको आप आगे बढ़ाओगे, यही बात थी। अब क्या हुआ, 2015 के अंदर आप पेरिस लेके आए, और कायदे से 2020 के अंदर आते आते हमको हमारे इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को बढ़ाना था। लेकिन आप जानते हो क्लाइमेट के लिए तो कोई सीरियस है नहीं, तो ये करते 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 आगे चले गए, और तब जाकर के COP26 आया। COP26 कहाँ हुआ, ग्लासगो में, ठीक है। COP27 आया, उसके बाद COP28 आया, COP27 COP28। तो देखो COP27 कहाँ हुआ था, आई थिंक शर्म एल शेख कहाँ है, इजिप्ट के अंदर। COP28 कहाँ हुआ, दुबई के अंदर। फिर COP29 कहाँ हुआ, आपका बाकू के अंदर, अजरबैजान। और COP30 आपका कहाँ पे होगा, COP30 होगा आपका ब्राज़ील के अंदर, बेले में, ठीक है। अब आप ये समझिए COP26 जो आपका यहाँ चल रहा है, ये कब की बात है, ये 2024 की,
ये 2023 की, ये 2022 की। 2021 के अंदर जो काम आपको 2020 में करना था वो 2021 में कोप 26 में किया ग्लासगो के अंदर। और आपको जानते होंगे उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, ये गए थे वहाँ पे और इन्होंने वहाँ पे पंचामृत का एक प्रण लिया था। आपको आई होप याद होंगे। और यही क्वेश्चन RS मेंस में आई थिंक 2021 हाँ यस RS 2021 के अंदर पूछा गया था। और इसी से संबंधित RS प्री 2023 के अंदर भी इससे संबंधित एक प्री में क्वेश्चन आया था और ये मेंस में क्वेश्चन आया था और उन्होंने पूछा था व्हाट इज पंचामृत। ना आप इस कंटूर को समझे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि ये प्रश्न क्यों आया। ठीक है, आपको समझना होगा ये प्रश्न क्यों आया, क्योंकि जो पेरिस क्लाइमेट डील इतनी बड़ी चीज़ थी, जब बोला था कि 5 साल बाद आप अपने INDC को बढ़ाओगे, तभी मोदी जी ने वहाँ पे जाकर के जो बोला था कि हम क्या करेंगे, हम 1 लाख ट्रिलियन का हम कार्बन सिंक बनाएंगे, हमारे फॉसिल फ्यूल से 2030 तक हम हमारा 45% जो फॉसिल फ्यूल है उसका रिडक्शन करेंगे, 2070 तक हम क्या हो रहेंगे, कार्बन नेट जीरो हो जाएंगे। ये सारी जो बातें उठी, ये कहाँ उठी, इन बातों से आपको समझ में आ गया होगा कि हमने जो पंचामृत में प्रण लिए, ये जो प्रण थे वो पेरिस क्लाइमेट डील का रिजल्ट था। उससे हमने जो बातें करी वही बातें हमने यहाँ पे बोली और इसीलिए परीक्षा में सवाल आया। तो ये हमने बात कर ली सीक्वेंस के साथ कौन से कोप हुए थे, और हमने ये भी बात कर ली कि किस प्रकार से जो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन थे वो इन्हांस किए गए और मोदी जी ने पंचामृत कोप 26 के अंदर ये बात बोली। हो सकता है आपको आगे भी ये चीज़ें देखने को मिले तो आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझनी है कि दोबारा ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से ये प्रश्न आपके 2 बार परीक्षा में पूछा गया है, कंटिन्यूसली 2 ईयर पूछा गया है। इसलिए नहीं पूछा गया कि हमने एक बार पूछा दोबारा पूछ रहे हैं, वो इसलिए पूछा गया है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसीलिए ये प्रश्न पूछा गया है, ये फिर पूछा जा सकता है। अब उसका आप आंसर कैसे देते हो ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, और जितनी टेस्ट सीरीज करते हैं हम हर बार ये क्वेश्चन डालते हैं, उसका रीजन यही होता है कि वी एक्सपेक्ट स्टिल दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। अब इसके बाद इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताता हूं आपको, प्लीज हैव सम पेशेंस एंड लिसन प्रॉपर्ली। कंटिन्यूटी बनाए रखें, बिना कंटिन्यूटी के आपको चीजें कभी क्लियर नहीं होगी। नाउ सेकंड कंसेप्ट, इस आर्टिकल को हम बाद में देख लेंगे। नाउ सेकंड कंसेप्ट क्या है, मैंने बताया था आपको कोप 21 के अंदर आपकी पेरिस क्लाइमेट डील हुई और उस पेरिस क्लाइमेट के बाद में हमने बात कर ली कि किस प्रकार से इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन आए, उसका सीक्वेंस चला और उसके बाद कोप 26 में भारत ने अपना क्या हिस्सा दिया। हमें भारत को जोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। अब कोप 21 जो 2015 में हुआ था, अब क्या हुआ, जो आपने पेरिस क्लाइमेट डील के अंदर जो आपने बातें करी, जो आपने प्रण लिए, उन प्रण को चेक कैसे करेंगे। आपने मिटिगेशन की बातें करी, आपने एडेप्टेशन की बातें करी। भाई पेरिस क्लाइमेट डील जो रिपोर्ट है वो ऑलमोस्ट 690 पेज के आसपास है, उसको तो आप पढ़ने से रहे, लेकिन उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको बता रहा हूँ। मिटिगेशन अडेप्टेशन की बातें करी। अब इन मिटिगेशन और अडेप्टेशन की जो हमने बातें करी, इन बातों से आपने पेरिस में वादा कर दिया, इन वादों को आपने पूरा किया नहीं करेंगे कैसे मालूम चलेगा। तो इसके लिए इसी वक्त इसी डील के अंदर एक बात थी और उसको बोलते हैं हम GST। ये GST वो नहीं है जो हमारे यहाँ पे हमने लागू करी 2017 के अंदर, ये GST है ग्लोबल स्टेक टेक, इसको बोलते हैं GST। क्या नाम है इसका, ग्लोबल स्टेक नहीं होगा, स्टॉक होगा, सॉरी, ग्लोबल स्टॉक टेक। ठीक है, ग्लोबल स्टॉक टेक, क्लियर है, ये होगा GST, ग्लोबल स्टॉक टेक। क्या है सर ये, हमने बोला इसको चेक करने का मैकेनिज्म मैंने बता दिया आपको। कोप 21 के अंदर पेरिस क्लाइमेट डील के तहत जो मिटिगेशन अडेप्टेशन या फिर जो कॉन्फिडेंस, जो बातें की गई, जो कमिटमेंट्स की गई, उन कमिटमेंट को चेक करने का एक माध्यम था GST। और उसमें ये कहा गया था आफ्टर एवरी 5 ईयर, हर 5 साल के बाद हम इस GST के माध्यम से चीज़ों को चेक करेंगे। अगर किसी ने फॉलो किया होगा तो मैंने आपको बताया कोप 28 कहाँ हुआ आपका, दुबई के अंदर। तो जो आपका कोप 28 दुबई के अंदर हुआ था 2023 के अंदर, यहाँ पर GST बैठा। GST मतलब ग्लोबल स्टेक टेक, और इसका काम क्या था, इसने रिव्यू किया कि भाई कितनी प्रोग्रेस हुई है नहीं हुई। ये उनका जो रिव्यू करने का तरीका है ये 2 साल चलता है। स्टार्ट कब हुआ था, 2023 में, और कौन से में, दुबई वाले हमारे कोप 28 के अंदर। अपने जो RPSC की परीक्षा हुई थी उसके अंदर मेंस 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज GST। आई थिंक 2 मार्कर था या 5 मार्कर क्वेश्चन था।
अब आप खुद समझ गए होंगे कि इन्होंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा। मैं सिर्फ आरपीएससी की बात कर रहा हूँ, मैं यूपीएससी की तरफ नहीं जा रहा हूँ। वहाँ पे हर परीक्षा में हर साल ये सवाल आते हैं, लेकिन उनका पूछने का तरीका ऐसे होता है कि वो जो हम ये जो कंसेप्ट समझ रहे हैं, इस कंसेप्ट में अगर आपकी क्लैरिटी है तो वहाँ आप आसानी से सवाल को कर पाते हैं। अदरवाइज यूपीएससी की लैंग्वेज के अंदर घूम जाते हैं, इसीलिए यूपीएससी को काइंड ऑफ अनप्रेडिक्टेबल बोला जाता है। आजकल आरपीएससी बन गई है। मैं आई थिंक मैं पिछले 2 साल से बोल रहा हूँ कि आपके जो पढ़ने का तरीका है उसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। चीज़ों को इन डेप्थ समझने की जरूरत है, कि प्रशासनिक सेवाओं में जाने के लिए आपको हाई लेवल की थिंकिंग चाहिए। आप समझे, ये बात मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, और यही आप इन चीज़ों को यहाँ पे आप समझ सकते हो कि हो क्या रहा है। तो ये आपका सवाल पूछा गया। अब ये जो ग्लोबल स्टेक टेक रिव्यू है, जीएसटी है, ये ऐसा नहीं कि एक ही बार होगा। इस काम को करने में 2 साल लगते हैं। ये पेरिस क्लाइमेट डील के बाद हर 5 साल में होना था। अगर इन्होंने 2023 के अंदर किया है तो ये 2023 में ही हुआ था ना, 1 सेकेंड, 2022 में 2023 में हुआ था दुबई वाला, तो 2023 में हुआ है, तो ये फिर 2027 में होगा, 28 में होगा, 2000 फिर 33 और 34 में होगा। ठीक है, ये तो फिर टर्म आएगी। उस वक्त आप ऐसे देखोगे, अरे मैंने फैक्ट याद किए, ये किए, वो किए, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं हो पाया। तो आपको समझना होगा कि जो ग्लोबल स्टेक टेक है वो भी इस प्रकार से इसका रिव्यू होता है। आई होप आपको यहाँ पे 2 चीज़ें और क्लियर हो गई होगी। अब आपको समझना है कि इसके अलावा देखो, कोप 29 की हम यहाँ बात इसलिए नहीं करेंगे। कोप 29 के अंदर जो रिसेंटली बाकू के अंदर हुआ था, उसका हमने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। और वो चीज़ अगर आपको देखनी है तो वो जो हमने अभी समिट वाली क्लास डाली, उसके अंदर आप जाके उसको देख सकते हैं, कोप 29 के अंदर कौन सी बातें उठी। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ हो गई खत्म। अब कोप 29 के बाद रिसेंट अभी कोप 30 हो जाएगा, और इस कोप 30 के अंदर से फिर बहुत सारी बातें उठ के आएगी। क्यों उठ के आएगी? क्योंकि जो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, उसका नेक्स्ट फेज अनाउंस करने का कोप 30 के अंदर है। अब वो करते हैं नहीं करते हैं, वहाँ की बातें देखी जाएगी। अब जो हमारा आर्टिकल था ना, इस आर्टिकल ने क्या बोला, अब उसको थोड़ा सा देख लो। एक मौका होता है आर्टिकल हमारे पास पूरे इतिहास को जानने का, और हमने मोटा मोटी यूएनएफसीसी के इतिहास को जान लिया। ये आर्टिकल यही बोलता है कि जिन लोगों ने पेरिस क्लाइमेट डील साइन की थी, उन लोगों में से 90% लोगों ने अपने वादों को पूरा नहीं किया है। कैसे मालूम चला? ग्लोबल स्टेक टेक के माध्यम से। 2 साल में रिव्यू खत्म हो गया तो मालूम चला। और उसके अंदर जो G20 कंट्रीज है, इस G20 कंट्रीज में से 13 राष्ट्र ऐसे हैं जिन्होंने उसके ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं की। यानी कि विकसित राष्ट्रों को जितना काम करना है, उन्होंने तो वो काम किया नहीं। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल की कमी है, राजनीतिक दृढ़ इच्छा की कमी है। पॉलिटिकल विल चाहिए, तभी ये काम हो सकता है। आप देखो किस प्रकार से एनजीओ, इन्वायरमेंटल संस्थाएं, कई राष्ट्र, भारत जैसे राष्ट्र, चाइना जैसे राष्ट्र इसके लिए बढ़ चढ़ के बात कर रहे हैं। अफ्रीका बढ़ चढ़ के बात कर रहा है। वहाँ पे आप देखो ब्राज़ील में जिस प्रकार से अमेजन, अब देखो आप अमेजन के अंदर आग लगी, किस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया आपके 2024 प्री के अंदर कि भाई निम्नलिखित में से कौन से एरिया के अंदर हाईएस्ट डिवॉस्टेशन होता है या हो रहा है। तो उन्होंने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लिख दिया। आपको समझना चाहिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो बात चल रही है, क्योंकि वो करंट के अंदर किसी की बात चल रही थी, अमेजन की। और अमेजन कहाँ है? अमेजन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। और ये प्रश्न उन्होंने लैंग्वेज घुमा के पूछ लिया आपसे। आप समझे? तो इसीलिए जैसे जैसे लैंग्वेज चेंज हो रही है, पेपर टफ हो रहा है, इसलिए कट ऑफ कम जाएगी। ऐसा जो बिल्कुल सामने दिख रहा है, आप समझ नहीं समझ रहे, अपनी प्रिपरेशन को आप तैयारी करें, बहुत फायदे में रहेंगे। इसके साथ इन्होंने बोला कि ये तो आप कर रहे हो, जो G20 कंट्री से काम तो कर नहीं रही, लेकिन वो नए नए आयाम लेके आ रही। क्या नए आयाम लेके आए? G20 ने क्या बोला? G20 वाले अब बोलते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज की लड़ाई है, इस क्लाइमेट चेंज की लड़ाई को लड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कार्बन न्यूट्रल होना पड़ेगा। बिल्कुल सही बोला आपने। और इस कार्बन न्यूट्रल को आप कैसे हो सकते हो? बोला इसके लिए हम कार्बन न्यूट्रल ट्रेडिंग मैकेनिज्म लेके आएंगे। अच्छा, क्या लेके आए? कार्बन न्यूट्रल ट्रेडिंग मैकेनिज्म। क्या होगा इसमें? बोला जो राष्ट्र अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर सकते, मतलब पौधे नहीं लगा सकते, जो अपने जिनके पास अपने वो आपके ये कोल बेस पावर प्लांट है, उसके अंदर वो एमिशन नहीं रोक सकते, जिनका डेवलपमेंट का काम चल रहा है और जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री लगी हुई है, उससे जो प्रदूषण होता है उसको कम नहीं कर सकते, तो वो क्या करो? वो एक काम करो, हम पौधे लगा रहे हैं। वेस्ट कह रहा है कि हम पौधे लगा रहे हैं मान लो, या फिर हम प्रदूषण नहीं कर रहे हैं। तो एक काम करो, आप हमसे कुछ सर्टिफिकेट खरीद लो, और ये सर्टिफिकेट जब आप हमको दे देंगे तो विश्व के अंदर दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाएगी। आप समझे? तो इफेक्टिवली क्या कहना चाहते हैं वो, आप जो कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म के तहत, इसकी डेफिनेशन प्रिसाइजली नहीं बता रहा हूँ, आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। उनका कहने का तरीका ये है कि आप क्या करो, आप
जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें एमिशन को रिड्यूस करना है, इस एमिशन को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने बोला कि हमें नेट जीरो प्लान्स बनाने हैं। नेट जीरो प्लान्स कैसे बनाओगे? नेट जीरो प्लान्स बनाने के लिए प्रैक्टिकली तो हमें ये करना चाहिए कि हमें ऐसी टेक्नोलॉजी लानी चाहिए कि भाई आप कार्बन को कैप्चर करो, स्टोरेज करो, मीथेन वगैरह का एमिशन कम करो। लेकिन वो बोल रहे हैं चलो आप नहीं कर पा रहे, काम करो, हमसे सर्टिफिकेट ले लो, हम वो काम करेंगे। तो हो क्या रहा है? ज़रूरत वाला काम तो हो नहीं रहा है, और आप ऐसे मतलब जो अनवायबल आइडियाज़ है वो दे रहे हो। तो वेस्ट को इन चीज़ों में ब्लाइंडली हम फॉलो भी नहीं कर सकते हैं। तो ये जो आप चीज़ें अगर आप अपने इंटरव्यू वगैरह में यूज़ करो तो सोच समझ के करना, क्योंकि वो जो बैठे हैं इंटरव्यू में वो एक्सपर्ट हैं, वो प्रशासनिक सेवाओं से भी हैं और उनको इन चीज़ों के बारे में जानकारी है। तो वो चीज़ें आप जब बोलें तो सोच के बोलें, क्योंकि वेस्ट की जो आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल ही अलग है। वो तो अपनी बातें ऐसे रखता है, उसके जो उदाहरण है वो अप्रासंगिक है, हमारे लिए तो लागू नहीं हो सकते, उनके लिए हो सकते हैं। देखो हमारे यहाँ पर भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, हमारे यहाँ पर भी बांग्लादेश से, हमारे यहाँ पर भी म्यांमार से लोग आए हैं। आप जानते हैं म्यांमार के अंदर इश्यू हुआ, वो बांग्लादेश में आए, बांग्लादेश से यहाँ आए, रखाइन प्रांत से लोग आए यहाँ पे, और आपकी बांग्लादेश के अंदर जो कॉक्स बाजार है वहाँ पे लोग आए। हमारे आसाम के अंदर भी लोग अब 1971 के बाद से कंटिन्यूस आए हैं। पर क्या हमने उनको भगा दिया, बाहर भेज दिया? नहीं। आप समझो हम ह्यूमन राइट्स को वैल्यू दे रहे हैं, जबकि वेस्ट क्या कर रहा है? हमारे ह्यूमन राइट्स की वैल्यू की रेटिंग्स को कम कर रहा है। आप ह्यूमन राइट्स की रेटिंग देखो भारत की, तो आपको दिखेगा कि भारत सबसे लास्ट के अंदर है, क्योंकि वेस्ट की हिपोक्रेसी है, उसके जो आइडियाज़ हैं वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट नहीं करते। अब वो वेस्ट क्या कर रहा है? जो इतने डेवलप हैं वो 5-5, 6-6 हज़ार लोगों को वहाँ रख नहीं सकता है, और उनको वापस भेज रहा है हमारे अपने डिफेंस एयरक्राफ्ट के अंदर, और उनको भी हथकड़ियाँ लगा के बोला हमारी पॉलिसी है। इंटरनेशनल गवर्नेंस का मतलब होता है इंटरनेशनल गवर्नेंस, उसका मतलब ये नहीं होता है, देखो किसी भी राष्ट्र की गवर्नेंस है उसकी नेशनल टेरिटरी तक होती है, उसके बाहर उसको इंटरनेशनल गवर्नेंस फॉलो करनी चाहिए, तभी तो कोई ना कोई आप ग्लोबल ऑर्डर फॉलो कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको, इन सारी चीज़ों को होलिस्टिक तरीके से देखोगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी, अपनी चीज़ों को बेटर तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो। तो जो भी यदि इंटरव्यू है आपका मेंस है, तो सोच समझ के चीज़ों को लिखना है। ब्लाइंडली कुछ भी लिखा है कि यार मैंने नोट्स पढ़े थे, नोट्स के अंदर था सर तो मैंने ये लिख दिया, सोच समझ के लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। इंपॉर्टेंट ये जो हमने डिस्कशन किया बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, आई होप आपको पसंद आया होगा। एंड हम आगे बढ़ते हैं। एंड प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपको कमेंट में कुछ ना कुछ रिव्यू दें, क्योंकि मैं मोनोथिस्टिक नहीं हूँ, मतलब मैं सिंगल साइडेड नहीं हूँ, मुझे रेस्पॉन्स चाहिए होता है। आपका रेस्पॉन्स मिलेगा देन आई विल प्रिपेयर माई सेल्फ कि भाई मुझे किस प्रकार से पढ़ाना है। ठीक है, इट शुड बी अ 2-वे कम्युनिकेशन। तो जब ऐसे होगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा, तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि देखो नॉलेज तो ऐसा है, ज्ञान जितना शेयर करो उससे बढ़ता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप श्रिंक करके रखोगे, इट विल नेवर गोइंग टू बेनिफिट यू। सो माई अल्टीमेट एम इज़ कि हमारी तरफ से यही प्रयास है कि आप सबको ये नॉलेज मिले, इस नॉलेज का आप बेनिफिट उठाएं। ठीक है, हो सकता है थोड़ा टाइम लग रहा हो किसी टॉपिक के अंदर, लेकिन एक बार जब आप पढ़ लोगे, जब नेक्स्ट टाइम आपके पास स्कोप 30 के कुछ डाटा आएगा तो अच्छा आपको पूरा इतिहास समझ में आ जाएगा कि अरे ये प्रॉब्लम थी। अब हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात की थी, हमने बोला था कि रिसेंटली ये आप जिन लोगों ने नहीं देखा प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाएं और या तो कंटिन्यू बने रहें, अदरवाइज प्लेलिस्ट में जाके आप पिछली बात को देख लें। तो हमने बात करी थी कि अपना यहाँ पे जो फ्रांस के अंदर एआई की सिक्योरिटी को लेकर मीटिंग हुई, ये 3rd मीटिंग थी। 1 सेकेंड, इसके लिए हम नया पेज ले लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3rd मीटिंग हुई, कहाँ हुई? फ्रांस के अंदर। और फ्रांस ने किसको इनवाइट किया? इंडिया को। और कैसे किया? एज ए को चेयर, यानी कि अगर फ्रांस प्रेसिडेंट है तो भारत भी उसका सह प्रेसिडेंट है, को चेयरमैन की तरह से। आप समझो बहुत बड़ी बात होती है ये, अगर समझो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो भारत ने उसको को चेयर की तरफ इन्वाइट किया, इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर गए और वहाँ पे जाकर के हमने बातें करी। और प्राइम मिनिस्टर ने कौन सी बातें बोली? इंडियन एक्सप्रेस के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जहां जो वो स्पीच दिया था, वो स्पीच आज एक कंप्लीट एडिटोरियल के तौर पे लिखा है, और वहां पे लिखा गया है कि ये स्पीच नरेंद्र मोदी जी का है, और इसको हमने थोड़ा सा एडिट करके, वहां स्पीच था उसको हम लैंग्वेज मोड में बना करके लिख रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कितने बड़े न्यूज़पेपर ने किस बात को कोट किया। अभी हमने ये स्पीच के अंदर उन्होंने क्या बोला, हमने सारी बातें कर ली कि हमें एक ओपन सोर्स की तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करना चाहिए, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे करना चाहिए, हमें ऐसे काम करने चाहिए जो ग्लोबल साउथ के लिए यूजफुल हो। हेल्थ केयर का सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर का सेक्टर हो गया, एजुकेशन का सेक्टर हो गया, इसके अंदर एआई का इस्तेमाल करना चाहिए। और हम जानते हैं कि एआई के होने से भविष्य के अंदर ऐसा होता आया है कि टेक्नोलॉजी की, जब भी नई कोई टेक्नोलॉजी आती है तो लगता है कि शायद जॉब लॉस होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा ये जो जॉब लॉस होगी उसका नेचर बदलेगा, और ये सच है। होता क्या है, नई टेक्नोलॉजी आती है तो हम तुलना करने लगते हैं, अरे सर ऐसा हो जाएगा, जॉब लॉस हो जाएगी। जॉब लॉस का नेचर बदलेगा, इसीलिए हम इकोनॉमी में बढ़ते हैं। जो साइक्लिकल चेंज आता है, वो साइक्लिकल चेंज है टेक्नोलॉजी का आना।
तो अब देखो इसमें क्या है ना, अब इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम अभी से लीड ले रहे हैं, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक साइक्लिकल चेंज है, तो ये उन्होंने बातें बोली थी, ये इंपॉर्टेंट है। एडिटोरियल के अंदर ये बात, आज जो एडिटोरियल था उसके अंदर क्या बात उठी, ये एडिटोरियल बोलता है कि इस मीटिंग से आपको एक चीज़ समझनी होगी, इस मीटिंग का जो फाइनल डॉक्यूमेंट था, जो एक फाइनली जो इनका एक कहते हैं कि जब आप गेट टुगेदर होने के बाद जो फाइनली एक डॉक्यूमेंट निकलता है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर दो, जो इसका सबमिट का डिक्लेरेशन बोल सकते हो उसको, प्रेसाइसली सबमिट का क्या है, डेक्लेरेशन, और सबमिट के डेक्लेरेशन के अंदर दो राष्ट्रों ने साइन नहीं किए। अब बात क्या है, दोनों राष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने साइन नहीं किए, क्या नाम है उनका, उन दोनों राष्ट्रों का नाम देख लेते हैं, क्या नाम है उनका, एक है यूएसए और दूसरा है यूके। अब ये बात बड़ी नहीं है कि इन्होंने साइन नहीं किया, बात उससे बड़ी है कि इन्होंने क्यों साइन नहीं किया, उसका रीज़न क्या दिया, आप उसके कारण पे जाइए। अब यूएसए क्या बोलता है, यूएसए ये बोलता है कि जो आप इस समिट का ग्लोबल गवर्नेंस के लिए जो रूल बना रहे हो, क्या बोला उन्होंने, भाई भारत तो यही बोला था ग्लोबल गवर्नेंस के लिए हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ग्लोबल गवर्नेंस के लिए रूल बनाने की ज़रूरत है। यूएसए बोलता है कि जो आप ग्लोबल गवर्नेंस के लिए रूल बना रहे हो ना, दैट इज नॉट इनफ, ये सफिशिएंट नहीं है, आपको और स्ट्रिक्ट रूल बनाने चाहिए। कौन बोल रहा है, यूएसए, जहां इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, ओपन एआई है, एनवीडिया है, गूगल है, आप समझ रहे हैं वेस्ट की हिपोक्रेसी है कि देखिए वो किस प्रकार से ये इसका स्टैंड क्यों बदला, ये स्टैंड इसलिए बदला क्योंकि चाइना के वहां से एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से डीप सीक निकल के आ गया, जिसने चैट जीपीटी को जो लैंग्वेज मॉडल था उसको एक चैलेंज किया, तो इसके कारण इनके सुर बदल गए और उन्होंने बोला इट इज नॉट सफिशिएंट, ग्लोबल गवर्नेंस के लिए जो रूल बना रहे हैं ना वो सफिशिएंट नहीं है और इसलिए हम इसको साइन नहीं कर सकते। और यूके ने क्या बोला, इसका ऑपोजिट, यूके बोलता है अगर हम इस प्रकार के रोक लगाएंगे, इस प्रकार का हम अगर प्रयास करेंगे, हम ग्लोबल गवर्नेंस के रूल लाएंगे, तो जो एक फ्रीडम होना चाहिए किसमें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वो नहीं मिल पाएगा। जो वो नहीं मिलने से क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी है उसको एक्सप्लोर जो करना है उसका प्रयास कम हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, दोनों वेस्ट के राष्ट्र हैं और दोनों कैपिटलिस्ट कंट्री है और कैसी बातें बोल रहे हैं। कुल मिला के इनको साइन नहीं करना था। क्यों नहीं करना था, क्योंकि इस समिट के अंदर को चेयर किसको दे दी गई, भारत को। ये आपको समझना होगा, ग्लोबल इम्प्लीकेशंस कुछ चीज़ों की होती है। G20 के अंदर जब भारत ने अफ्रीकन यूनियन को जोड़ा था, कई राष्ट्रों ने प्रयास किया था कि ये सक्सेसफुल ना हो सके। उस टाइम भी जो समिट का डिक्लेरेशन, क्योंकि आप जानते हैं कि G20 जब भारत के अंदर सबमिट हुई तो उनका एक ही एजेंडा था, किसी भी प्रकार से जो सबमिट का एक कॉमन डिक्लेरेशन होता है वो नहीं आना चाहिए। क्यों, अध्यक्ष कौन है, भारत, दोस्त किसका है, रशिया का, फ़ायदा किससे उठा रहा है, वेस्ट से भी उठा रहा है, यूएसए से भी उठा रहा है, चाइना से भी उसकी इतनी बुरी दुश्मनी नहीं है। आप समझ रहे हो भाई, कन्फ्रंटेशन हुई बॉर्डर पे, परंतु ट्रेड तो चल रहा है ना। तो ये वेस्ट ऐसा सोचता है, तो आप ये समझिए। तो बोला ये जो कंट्री है ना, अगर ये जो कंट्री है, इसने ना तो यूक्रेन में जो रशिया की लड़ाई हुई उसको कंडेम किया, इसने इसराइल के साथ भी सपोर्ट नहीं किया, इसने पैलेस्टीन के लिए भी स्टेटहुड की डिमांड कर दी। तो बोला ये जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं निकलना चाहिए। परंतु भारत की जो फॉरेन पॉलिसी की एजिलिटी देखो आप, कि हमने एक जॉइंट डिक्लेरेशन लागू किया, अफ्रीकन यूनियन को भी हम साथ में लेके आ गए G20 जैसे ग्रुपिंग में। इतनी आसान बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये चीज़ें समझनी है। और ये जो अभी भी आप इसको भूलना मत, G20 को, और G20 के अंदर जो इनिशिएटिव्स निकले, क्योंकि ये किसी प्रकार से आपके दोबारा परीक्षा में आ सकते हैं। ये नहीं सोचना है कि सर वो तो खत्म हो गया और वो हम भूल जाए, नो नेवर। G20 का समिट हर साल होता है और भारत ने जो किया वो फिनोमिनल था, तो उसको आपको भूलना नहीं है, मेंस में सवाल आ सकता है। इसके अलावा एक चीज़ इसमें समिट में ये याद रखना, आपको मैं और बता दूं कि इस जो अभी ये अपना यहाँ पे समिट कहाँ मीटिंग हुई इसकी इधर, तो भारत ने इसके जो डीप सीक का मिशन आने के साथ ही, हमारी पहले से प्लानिंग थी, लेकिन जैसे ही डीप सीक लॉन्च हुआ उसके कुछ ही दिन बाद जो बजट के अंदर अनाउंसमेंट हुआ, और इस बजट के अंदर हमने एक हमारा मिशन लॉन्च किया था, इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन। और इस मिशन के लिए हमने जो पैसों का टारगेट रखा था कि बोला हम इसको कितने पैसे देंगे, लगभग 10,300 करोड़ के आसपास का हमारा एम था, कितने पैसे हम इंडिया एआई मिशन को देंगे और ये जो मिशन है वो डेवलप करेगा। मेन क्या एम है, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ना, जिसके ऊपर चैट जीपीटी चल रही है, डीप सीक है, तो बोला हम भी अपना खुद का बनाएंगे लार्ज लैंग्वेज मॉडल। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है ना, तो हम हमारी लैंग्वेज हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाएंगे। और जो आपके ये प्रोसेसिंग की यूनिट्स होती है,
इन प्रोसेसिंग की यूनिट्स को डेवलपमेंट करने का हम प्रयास करेंगे। ये मुख्य बातें हैं, क्योंकि ये एआई के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इसके बिना आप काम कर नहीं सकते। तो हमारे जो मिनिस्टर हैं, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हैं, अश्विनी वैष्णव जी, तो अश्विनी वैष्णव जी ने ये बात रखी थी। और उसके बाद का बजट आया, बजट के अंदर इसको 2000 करोड़ रुपए अभी इस साल के लिए दिए गए। मिशन होता है वो 5 से 6 साल की ड्यूरेशन के लिए होता है, अलग अलग के लिए अलग अलग मिशन होता है, लेकिन अभी जो प्रेजेंटली 1 साल के लिए 2000 करोड़ रुपए दिए गए। आप समझ के, अगर जरूरत पड़ेगी तो और पैसे ऐड कर देंगे, फिर आपका जो रिवाइज बजट आता है वो चीज़ें आती है, तो आपको समझना होगा। तो ये चीज़ें उसी दिन निकल के आई। तो ये एआई में जो कुछ कंटूर जो हमने पहले डिस्कस नहीं किए, वो हमने कंटूर यहाँ पे डिस्कस कर लिए। कंटिन्यूटी का यही होता है फ़ायदा, जब हम बने रहते हैं तो कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाता है। अब इसके बाद राजस्थान से भी 1-2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, उसको भी हमें देखना है। तो यहाँ पे एआई वाली न्यूज़ हमने देख ली, ओके डन, इट इज़ फिनिश। अच्छा, दूसरा केंद्र सरकार की पीएलआई स्कीम आई थी, आपको पता ही है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। इसका मतलब यही होता है कि आप प्रोडक्शन करो और जिस लेवल का आप प्रोडक्शन करोगे उस हिसाब से आपको इंसेंटिव मिलेगा। और रिसेंटली इकोनॉमिक सर्वे है जो हमारा इंडिया का, उस इकोनॉमिक सर्वे में इवन लास्ट ईयर का इकोनॉमिक सर्वे और इस प्रेजेंट करंट ईयर का इकोनॉमिक सर्वे, इन दोनों ही सर्वे के अंदर ये बात बोली गई है कि भारत ने जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और इसके जो कंपोनेंट भी बनते हैं, उन दोनों की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ हासिल की है। तो इसके लिए ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर इंपॉर्टेंट बात आई। ये एक्चुअली क्या हुआ, किसी ने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत आरटीआई लगाई और आरटीआई से उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन की डिमांड करी और इसका रिप्लाई बना। उसके आधार पर ये आर्टिकल आया था। इसमें ये पता चला हमें कि तकरीबन करीब 9000 करोड़ रुपए के आसपास ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के तहत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियों को केंद्र सरकार के द्वारा इतना पैसा दिया जा चुका है। और इंपॉर्टेंट बात यही है कि इसके अंदर सिर्फ 19 ही कंपनियां हैं, परंतु इन 19 में भी मेन 3 कंपनियां हैं जिन्होंने इसका फायदा उठाया। क्या नाम है? सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉक्सकॉन और उसके बाद पेगाट्रॉन। आपको ये भी समझना होगा कि फॉक्सकॉन और पेगाट्रॉन है, ये कंप्लीटली जो हमारी आईफोन बनाती है एप्पल, उसको ये अपने प्लांट्स और जो प्रोडक्ट्स हैं वो देती है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो भी यूज़ होता है। तो अभी हुआ क्या, यहाँ फिगर्स दिखाए हैं कि जहाँ सैमसंग 2022-23 के अंदर इसने कोई फ़ायदा नहीं उठाया, 23-24 में इन्होंने कितनी ग्रोथ की है। यहाँ 407, उसके बाद यहाँ पे 957 करोड़ रुपीज़ की बात हो रही है। तो इतने आप देख सकते हो कि किस प्रकार से इसमें ग्रोथ हुई है, ये दिखाया गया है। अब इसमें ये तो आपको पता चला कि 9000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए, लेकिन इन 9000 करोड़ रुपए को केंद्र सरकार के देने के साथ असर कितना पड़ा, क्या आप सोच सकते हैं? 1 लाख करोड़ के आसपास का प्रोडक्शन हुआ है, एक्सपोर्ट हुआ है, यानी कि ये इनके टर्नओवर का डाटा है। तो आप ये इस पॉइंट को यूज़ कर सकते हो कि किस प्रकार से जो हमारी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है उसने इफेक्टिवली काम किया है या नहीं किया है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है योर राइट टू नो, कि इन्हें आरटीआई लगाई थी, तो इसलिए इंडियन एक्सप्रेस की ये खूबी है कि वो चीज़ों को काफ़ी अच्छे से देता है। ये जो सवाल है एज ए प्रशासनिक अधिकारी सभी को पता होना चाहिए, और आई होप जो रणवीर अलबदिया वाला इशू है, मैं इसे नहीं उठाना चाहता था, परंतु हमें ये पता भी होना चाहिए, चीज़ें जानकारी में भी होनी चाहिए। हालांकि सोशल मीडिया बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत न्यूज़ चली, तो ये सारे इश्यूज़ के बारे में आई होप सबको पता होगा। मेरा यह पॉइंट क्या है, जिन लोगों का इंटरव्यू है और जो भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस इश्यू को थोड़ा सा देख लेना चाहिए और ज़रूर देख लेना चाहिए। पहली बात तो आप ये आर्टिकल पढ़ लेना। ये आर्टिकल सिर्फ आपको इतनी हेल्प कर सकता है कि आपको ये दिखाएगा कि जो रणवीर अलाहाबादिया था, इसको कौन से मतलब लॉ के अंदर, जो हमारी भारतीय न्याय संहिता है उसके कौन से सेक्शन के अंदर ट्रायल किया है, उसमें क्या पनिशमेंट है ये। तो जो उन्होंने जिसके अंदर इसको ट्रायल किया है उसके अंदर पनिशमेंट बहुत कम है, 3 महीने की जेल हो सकती है या फिर उसको सिर्फ 1000 रुपये का फाइन लग सकता है। ठीक है, ये तो पनिशमेंट इतना ही मिल सकता है। अब हुआ क्या है, अगर किसी को नहीं पता है तो हम, जो हमारी एक नॉर्मल बात है ये आपको, अगर कि जो यूथ है उसके अंदर काफ़ी फेमस है, इंडियाज़ गॉट टैलेंट एक शो है, इंडियाज़ गॉट टैलेंट। ये जो शो है ना, इसको होस्ट कौन करता है? एक कॉमेडियन है जिसका नाम है समय राणा। अगर आई होप किसी ने देखा हो, तो नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। तो ये जो शो है इंडियाज़ गॉट टैलेंट, जिसको समय राणा होस्ट करता है, इसके ऊपर एज ए गेस्ट किसको इनवाइट किया गया था? रणवीर अलाहाबादिया को। और वो यहाँ इन शो में होता ही है कि 4-5 होस्ट होते हैं और जो कोई ना कोई ऑडियंस में से आता है और उनका वो इंट्रोडक्शन वगैरह लेते हैं, बात उठते हैं, 2 वे कम्युनिकेशन होता है। तो इन्होंने, जो रणवीर अलाहाबादिया ने कुछ अनैतिक शब्दों का इस्तेमाल किया और वल्गर लैंग्वेज थी उनकी, और इस वल्गर लैंग्वेज के कारण, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में आप ऐसी बात कर रहे हो, तो फिर इसको क्रिटिसाइज़ किया गया। क्रिटिसाइज़ करने के बाद में
ये वो पर्सनैलिटी है जिनको रिसेंटली जो हमारी केंद्र सरकार ने इनको अवार्ड भी दिया था। किस संदर्भ में, कि भाई ये इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो इनको अवार्ड भी दिया गया था। तो इस कारण से और ज़्यादा नज़रों में इंटरव्यू के संदर्भ में आपको ये समझना चाहिए एट व्हाट लेवल, एट अप टू व्हाट लिमिट दिस वल्गरिटी शुड बी अलाउड। इसको हम किस सीमा तक अलाउड कर सकते हैं, और उसके बाद आपका क्या स्टैंड है, आपको भी ये बताना होगा। आपको इसमें जो हमारी आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 में 19 और 21 के अंदर जो बातें आती है उसका भी इस्तेमाल करना आपको पता होना चाहिए किस सीमा तक है। इसके संदर्भ में कोर्ट का जजमेंट भी पहले कोई आ रखा है तो उसको भी आपको देखना है, और आपका खुद का क्या व्यू है, और किस लेवल तक सोसाइटी में ये चीज़ें अलाउड होनी चाहिए। उसके बाद सेंसरशिप का जो लॉ है वो क्या बोलता है, और यदि ये 18+ का शो था तो किस लिमिट तक लोग इसको देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपसे क्रिटिकली आपसे पूछी जा सकती है, और ये बहुत ही बड़ा ग्रे एरिया है। इसको प्लीज़ अगर आप प्रिपेयर करके जाएं तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे। अब राजस्थान से एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मुझे लगी, और इसको मैंने जो लेके आया हूँ, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आई थी। अब इस न्यूज़ का क्या रोल है आप ये समझिए। ये था हमारे ट्राइबल एरिया के संदर्भ में, और आप जानते हैं कि हमारे सिलेबस में ट्राइबल इश्यूज़ लिखे हुए हैं। क्या लिखे हैं? ट्राइबल इश्यूज़ मेंशन है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ है कि ये न्यूज़ क्या, आप ये समझो, इस न्यूज़ में बताया गया कि जो पिछला साल का हमारा बजट आया था 2024 और 25 का राजस्थान सरकार का, इस राजस्थान सरकार ने क्या किया, जो ट्राइबल एरिया होता है, जो ट्राइबल एरिया है, और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जो ट्राइबल एरिया जिसको हम टीएसपी कहते हैं, टीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? टीएसपी का फुल फॉर्म होता है ट्राइबल सब प्लान। जो ट्राइबल सब प्लान, इसके अंदर राजस्थान की 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 8 डिस्ट्रिक्ट कौन सी? जो आपका वागड़ का पूरा कंप्लीट सेस है, जिसके अंदर आपका बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ ये है। इनके अलावा आपकी कौन सी सिरोही हो गया, फिर आपका उदयपुर हो गया, उदयपुर के बाद राजसमंद है, पाली है, चित्तौड़गढ़ है, ये सारी की सारी 8 डिस्ट्रिक्ट है। मुद्दा यह है कि इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्राइबल रहती है, उनके लिए ट्राइबल सब प्लान है, और उसके लिए डेवलपमेंट के लिए काम होता है। हमारे पास ना इनके लिए बजट में डेवलपमेंट के लिए पहले 1000 करोड़ रुपए हर साल आते थे। जब ये गवर्नमेंट बनी लास्ट ईयर, इन्होंने इसको फंड को 1500 करोड़ रुपए कर दिया, बढ़ा दिया, बहुत अच्छी बात है। अब ये साल खत्म होने वाला, क्योंकि बजट की जो ड्यूरेशन होती है, बजट की ड्यूरेशन क्या होती है, जो आपका बजट है उसकी ड्यूरेशन क्या होती है, 1 अप्रैल से लेकर के आप 30 मार्च मान के चलो फाइनेंशियल ईयर में, उसके बाद तो लेफ्ट जाता खत्म हो जाता है। अब इन्होंने इन ट्राइबल एरिया के लिए 1500 करोड़ रुपए डिक्लेयर किए थे बजट में लास्ट ईयर 2024 और 25 में। अब तो राजस्थान का नया बजट आने वाला है, आई थिंक विद इन 10 डेज बजट रिलीज हो जाएगा, 19 या 20 को ये हमारा बजट आ जाएगा। अब इस 1500 करोड़ रुपए में अभी तक 1 करोड़ रुपए भी रिलीज नहीं हुए, 1 करोड़ क्या 1 रुपये भी रिलीज नहीं हुआ है, आप समझे। तो ये चीज़ ये दिखाती है कि ट्राइबल एरिया के डेवलपमेंट के लिए जो आपने अनाउंसमेंट किया था वो 11 महीने होने के बाद भी आपने पैसे रिलीज नहीं किए। हो सकता है न्यूज़ आई है, सरकार के पास कुछ रीजंस होंगे, कुछ वैलिड रीजन भी हो सकते हैं पैसा रिलीज नहीं किया, परंतु हमारे लिए ये है कि ट्राइबल एरिया को जो पैसा मिलना चाहिए था वो पैसा आज भी नहीं मिला। तो 12 महीने की ड्यूरेशन में अगर आपने 11 महीने पैसे नहीं भी दिए, और लास्ट में अगर आप 15 दिन में जाके दे भी देते हो, वो एक्सपेंडिचर तो कंप्लीट हो भी नहीं पाएगा, तो फंड्स लैप्स भी हो जाएंगे, तो जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो हो भी नहीं पाएगा। इसमें एनिकेट बनता, डैम बनता, उनके एग्रीकल्चर में कुछ काम आता, तो वो सारी चीज़ें नहीं हो रही। तो हमें ये भी इंश्योर करना है कि जो फंड्स हैं उनका स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए, जो आपकी अनाउंसमेंट्स है, कमिटमेंट्स है, उसका ग्राउंड लेवल पे प्रॉपर एग्जीक्यूशन होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, आप जानते हैं कि जो हमारे विधानसभा के स्पीकर हैं वासुदेव देवनानी साहब, वो अजमेर से आते हैं, और उन्होंने एक स्पीच दिया और वही आया। अभी रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट ने जो अजमेर के अंदर 2 प्लेसेस हैं, राजस्थान गवर्नमेंट ने अजमेर के अंदर 2 प्लेसेस हैं, एक है आपका फॉय सागर और एक था आपका किंग एडवर्ड मेमोरियल। ये दोनों चीज़ें अजमेर के अंदर हैं, और इन दोनों का नाम बदला गया है। फॉय सागर का नाम तो इन्होंने वरुण सागर रखा है, और जो आपका किंग एडवर्ड मेमोरियल है उसका नाम उन्होंने क्या रखा है, महर्षि दयानंद विश्रांत गृह। ठीक है, ये इनका नाम रखा है। अब इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ये नाम बदले हैं, इंपॉर्टेंट ये है आखिर इनकी जस्टिफिकेशन क्या है नाम बदलने के पीछे। क्या नाम को बदलना सही है, गलत है, क्यों बदलें? भाई परीक्षा में प्रश्न तो ऐसे ही आएगा, तो फिर आप जस्टिफिकेशन क्या? जस्टिफिकेशन ये है, गवर्नमेंट का ये कहना है, इसमें बड़े ही क्लियर शब्दों में इसमें लिखा था, गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो सिंबल्स ऑफ स्लेवरी हैं, जो हमारी गुलामियों को जो चीज़ें दिखाती है, उनको हटाने का हमारा प्रयास है।
और हम ये मानते हैं कि जो गुलामी के जितने भी अंश हैं उनको धीरे धीरे समाप्त करना चाहिए। ये केंद्र सरकार की योजना रही है। अब जब डबल इंजन की सरकार बन गई है तो वही इफेक्ट ज़्यादा दिखेगा राजस्थान में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो हमें समझनी होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो मीटिंग थी, प्राइम मिनिस्टर गए थे फ्रांस, तो वो मीटिंग के बारे में हमने सारी बातें कर ली। परंतु इसके साथ ही फ्रांस के साथ हमारी बायलैटरल मीटिंग भी हुई और बहुत इंपॉर्टेंट बायलैटरल मीटिंग्स हुई। इसके अंदर डिफेंस का कोलैबोरेशन हुआ, टेक्नोलॉजी का कोलैबोरेशन हुआ। तो यहाँ पे जो इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ में ये दिखा रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स, मिसाइल इंजन्स, इंडिया एंड फ्रांस डीपन्स देयर ट्राई। पहली बात, हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, तभी तो भारत को बुलाया वहाँ पे। अब इसमें क्या हुआ है कि इन चीज़ों पर भी बात हुई है। तो मैं सबसे पहले आपको न्यूक्लियर रिएक्टर की बात बताता हूँ। अभी आपने देखा होगा कि जो हमारा केंद्र सरकार का बजट आया, निर्मला सीतारमन जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, इन्होंने जो डिक्लेयर किया, इसके अंदर उन्होंने बोला कि हम 100 गीगावाट की न्यूक्लियर एनर्जी, इसके अलावा हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स कितने 5, इसके लिए उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए की बात करी और उन्होंने बोला कि साल 2032 तक हम ये एम पूरा करना चाहते हैं। ये बजट के अंदर डिक्लेयर की थी चीज़ें। तो जो ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है वो ये दिखाता है कि बजट के अंदर जो घोषणाएं हुई वो हमारी दोबारा न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ जाने का हमारा प्रयास है। आज हमारी कितनी है प्रेजेंट इंस्टॉल कैपेसिटी, कितनी है आपकी इंस्टॉल कैपेसिटी किसकी, न्यूक्लियर एनर्जी की? आपकी है 8,000 मेगावाट के आसपास, 8.3 प्रिसाइसली होगा, 8,000 मेगावाट के आसपास। तो यानी कि 8 गीगावाट के आसपास आपकी इंस्टॉल कैपेसिटी है। आपकी उम्मीद क्या है? हम इसको 100 गीगावाट करेंगे। कैसे करोगे? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। इम्पॉसिबल, प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल कि आप स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर से 100 गीगावाट पहुंचाओ। तो ज़रूरत क्या पड़ेगी हमको? इसके साथ बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ऑलरेडी हमारी फ्रांस के साथ जो जैतापुर हमारा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, कहाँ है? गुजरात में, सॉरी जैतापुर महाराष्ट्र में, ठीक है, गुजरात में नहीं है, महाराष्ट्र में है। आपका महाराष्ट्र के अंदर 2 है, तारापुर और गुजरात। तो जो जैतापुर आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके अंदर हम फ्रांस के साथ ऑलरेडी कोलैबोरेशन कर रहे हैं। परंतु बीच में कुछ हिकअप्स आ गए थे, वो हिकअप्स दूर करके अब लग रहा है दोबारा हम इस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। और क्यों थे हिकअप का मेन एक ही रीज़न था, हमारा एक लॉ था सिविल लाइबिलिटी एंड न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 के अंदर आया था ये। इसके तहत हमने बोला था देखो 3 चीज़ होती है, एक होता है एंड यूज़र, आप, मैं, गवर्नमेंट, कोई भी, एक दूसरा होता है ऑपरेटर, और एक तीसरा होता है जो मैन्युफैक्चरर बोल सकते हो या उसको इंस्टॉलर्स बोल सकते हो। यूज़र तो हम हो गए, आप और हम जो एनर्जी के एंड यूज़र हैं, या कोई इंडस्ट्री हो गई, स्टेट हो गया। ऑपरेटर वो हो गया जो प्लांट को चलाता है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलाएगा यहाँ पे, और वो कौन है? NPCIL है, गवर्नमेंट की कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। उसके बाद मैन्युफैक्चरर्स कौन है? जो ये बाहर की विदेशी कंपनी है, क्योंकि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है नहीं, तो जो USA और फ्रांस की बड़ी कंपनियां हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? USA और फ्रांस की जो बड़ी कंपनियां हैं, हमने इस सिविल लाइबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट के अंदर बोला कि ये जो आपकी बाहर की कंपनियां हैं जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाओगे, इन केस यदि कोई इंसिडेंट होता है, मिसहैप होता है, देन यू आर रेस्पॉन्सिबल। ऐसा क्यों हुआ भाई? हमने तो 1984 के अंदर त्रासदी हुई थी भोपाल वाली, वो देख ली, और इसके अलावा हमने 2011 और 12 में जो फुकुशिमा वाला जापान का केस हुआ था वो देख लिया कि किस प्रकार से जो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे वो फेल हो गए थे, और जिसके कारण से कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ। तो भारत नहीं चाहता ऐसा हो, परंतु अब हमने इंडिकेशन किया कि हम इसमें बदलाव लाएंगे। किसमें? जो हमारा ये न्यूक्लियर जो सिविल लाइबिलिटी एंड न्यूक्लियर डैमेज एक्ट है, इसके अंदर बदलाव लाएंगे। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनकी जो ग्रिप थी हमने टाइट कर रखी थी उसको लूज़ करेंगे। और ये लूज़ करने के कारण क्या होगा? ये लूज़ करने के कारण ये बाहर से राष्ट्रों की जो कंपनियां वो आएगी। तो यहाँ अब यही बातें चल रही है न्यूक्लियर एनर्जी को लेके, न्यूक्लियर रिएक्टर को लेके। इसकी क्रिटिकल आलोचना भी कर सकते हैं हम, बहुत सारे आर्टिकल्स आएंगे, हम फिर कर लेंगे, काफ़ी लंबा हो जाएगा अदरवाइज, ठीक है। मिसाइल्स में हम खुद अग्रणी हैं, आगे बात चल रही है। इंजन के लिए आपको पता होना चाहिए, ऑलरेडी फ्रांस के साथ हम जो हेलीकॉप्टर है उसके डेवलपमेंट को लेकर के ऑलरेडी बात चल रही है, जिसके अंदर फ्रांस की कंपनी कौन सी? साफरान, और वो भारत में आकर के मैन्युफैक्चरिंग और वो सब करेगी। लेकिन हम इंजन किसका बनाएंगे? हम इंजन बनाएंगे हेलीकॉप्टर का। और माइंड यू, आज की तारीख में दुनिया में जो सबसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का एक क्षेत्र है जिसके अंदर बहुत ज़रूरत है भारत को, और वो है जेट इंजन। जो हमारे ये एयरक्राफ्ट होते हैं ना, जैसे 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है, 4.5 जनरेशन के, उनके जेट इंजन बनाना इंडिया अभी तक उसको नहीं बना पा रहा है। तो हम उसके लिए अभी भी मतलब एक इंसेंट हैं, बच्चे हैं। तो हमें इसमें जो आगे है वो काम करना है। इसके लिए हम
फ्रांस जैसे राष्ट्रों से हेल्प मांग रहे हैं। तो यहाँ उस इंजन की बात भी की गई है, ये भी आपको समझना होगा। आगे और चीज़ें निकल के आएगी। तो ये विजिट काफ़ी अच्छी रही थी, यहाँ इन सब चीज़ों को डिटेल में बताया गया है। और ऑलरेडी इसके साथ आपको पता होना चाहिए, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ये जो सारी चीज़ें हमने बात कर दी, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की बात कर ली, एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर की बात फ्रांस ने करी है। फ्रांस बोलता है कि एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर है वो भी हम उस पर काम कर सकते हैं। कॉपरेशन इन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन वो तो चल ही रहा है। ये कौन सी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात कर ली हमने। एक रोड मैप बनाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के। डिफेंस के लिए ऑलरेडी हम साथ में काम कर रहे हैं। फिर स्कॉर्पियन जो क्लास की सबमरीन है, आप जानते हैं कि जो प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 सबमरीन है भारत के लिए, वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लेकिन उसमें योगदान किसका है, फ्रांस का है, जो हमारा एयर इंडिपेंडेंस प्रपल्सन सिस्टम उसके अंदर है, ये बात करी। इसके अलावा साफरान ग्रुप की हमने बात कर दी। इसके अलावा भारत ने बोला है फ्रांस को, अगर आपको पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर चाहिए तो भी आप हमसे ले सकते हैं, एक फोकस एरिया है। और यूपीआई के लिए बोला कि यूपीआई आप जानते हैं किस प्रकार वर्ल्ड में फेमस हो रहा है, तो वो भी आप इसमें ले सकते हो। बाकी मैंने अंडरलाइन कर रखी है और आप इसको पढ़ लेना, परंतु जो मेन हमारा जो हमने यहाँ बात की यही बातें हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़े। WTO के लिए आया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के। प्रॉब्लम क्या हो रही है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के? आप जानते हैं कि हमारे जो किसान हैं वो दिल्ली के आसपास विरोध कर रहे हैं, स्पेशली पंजाब, हरियाणा और यूपी, यहाँ के जो किसान हैं वो विरोध कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वो? उनका ये कहना है कि आप MSP को लीगलाइज करो। भाई MSP मिलती है ना, कैबिनेट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ये डिसीजन लेती है इसके बारे में। तो एग्रीकल्चर प्राइसेस ये जो डिसीजन लेती है ये MSP के ऊपर डिसीजन लेती है। इन जगहों के किसान लगभग हर साल ये विरोध होता है और इनका कहना है कि MSP को आप लीगलाइज करो। क्या भारत MSP को लीगलाइज कर सकता है? भारत MSP को लीगलाइज नहीं कर सकता। क्यों? हम किसके मेंबर हैं? WTO के। जब आप WTO के मेंबर हो, WTO के अंदर आप, WTO क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड को बनाए रखने के लिए ग्लोबल संस्था है और वो नहीं चाहता कि विश्व के अंदर कोई डिस्टॉर्टेड ट्रेड की प्रैक्टिस हो, जिस कारण से जो ग्लोबल ट्रेड है वो हैम्पर हो जाए। यही बात होती है। अब यहाँ पर भी यही बताया गया कि हम MSP को, दो व्यू बताए गए हैं। एक, अगर आप MSP को लीगलाइज करते हो तो आप WTO से दूर जाते हो। जैसे आप लीगलाइज करोगे आप अपनी कमिटमेंट से मुकर जाओगे, दूसरे राष्ट्र हैं वो भारत को WTO में खींचेंगे और वहाँ पर आप कैसे चलेंगे और आपको उनका जवाब देना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कहते हैं कि बजाय इसके कि आप MSP को लीगलाइज करो, हम काम तो कर रहे हैं ना। जैसे आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री किसान संपदा निधि है, प्रधानमंत्री किसान संपदा, जो हमारी किसान संपदा निधि है, जिसके अंदर हम 6,000 रुपये प्रत्येक किसान को डायरेक्टली कैश देते हैं। और इसके अलावा राजस्थान सरकार तो इसमें 8,000 रुपये देती है। तो आप ये जो स्कीम है, इस स्कीम के माध्यम से आप कैश भी तो दे रहे हो किसानों को। तो बजाय कि MSP को बढ़ाओ, आप इसकी तरफ किसानों को कम्युनिकेट करो, उसको उनको एग्री करो, ये एक रास्ता हो सकता है। दूसरा, आप इलेक्ट्रिसिटी है, आप वाटर है, इन चीज़ों को भी तो आप प्रोवाइड कर रहे हो ना कंसेशन रेट पे। राजस्थान के अंदर जैसे 2,000 यूनिट्स फ्री हैं उसको, ठीक है, हर महीने मतलब साल का 12,000 रुपये उनको बिल भरने की ज़रूरत नहीं है। किनको? जो एग्रीकल्चर के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। तो ये भी तो वो प्रैक्टिस है जिसके माध्यम से आप उनको हेल्प कर रहे हो। ये एक हो गया। दूसरा, देखो WTO से बाहर निकलना बोला खुद एक चैलेंजिंग, क्योंकि WTO आपको 2 बेनिफिट देता है। एक, जिन राष्ट्रों के साथ आपका मोस्ट फेवर्ड नेशन का आपको टैग मिला हुआ है, तो वो प्रैक्टिस अलाउ करना WTO के अंदर ही है। दूसरा, यदि आप किसी राष्ट्र के साथ आपका व्यापार सही नहीं है या कोई डिस्प्यूट हो गया, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो? उस कंडीशन में आप WTO जाकर के उसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग में जा सकते हो। यदि आप WTO से बाहर निकलते तो क्या होगा? आपको हर राष्ट्र के साथ अलग से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने पड़ेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना इतना आसान नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एग्जाम्पल हमने RCEP के दिन देखा, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप हमने किसके साथ चलाई थी? ये हमने चलाई थी 16 कंट्रीज थी, इंडिया भी उसका, भारत भी उसका एक हिस्सा था, जिसके अंदर एशियान थे। एशियान के साथ आपका न्यूजीलैंड था, आपका ऑस्ट्रेलिया था, साउथ कोरिया था, जापान था। परंतु भारत ने इसे अपने आप को बाहर निकाल लिया और रीज़न क्या था? उसके अंदर चाइना की डोमिनेंस थी। और यदि चाइना के डोमिनेंस से यहाँ पे हमारे यहाँ पे सस्ता माल आ जाता तो ये एक चैलेंज था, इसलिए हम उससे बाहर निकल गए। तो यहाँ पे राइटर ये कहना चाहता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से अगर आप बाहर निकलते हो तभी ये आपके लिए चैलेंजिंग होगा। क्यों होगा? आपको अपने सभी राष्ट्रों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोबारा करने पड़ेंगे, उसकी प्रोसीडिंग्स चलेगी, वो काफ़ी लंबी चलेगी। उसके बाद भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें ज्वाइन कर पाओ ना कर पाओ। एग्जाम्पल रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का। तो इसने कहा कि ये जो एक ऐसा टेढ़ा पाथ है। दूसरा, अभी भी आपको पता है कि WTO के अंदर बैलेंस ऑफ पावर टिल्ट हो रहा है, USA उससे विड्रॉ हो चुका है, चाइना की उसकी डोमिनेशन है। तो हमें क्या करना चाहिए? ये मौका दे करके इसको स्ट्रेंथन करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो ये बात इसके अंदर WTO वाले बात में उठी है।
सो दिस वाज द लास्ट आर्टिकल, और इसके साथ आज का हमारा न्यूज़पेपर का जो भी डिस्कशन है वो कंप्लीट हो गया। सो और वी विल मीट अगेन टुमारो, बेस्ट ऑफ लक, और इसको आप गो थ्रू करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।